हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 262 यानी 262। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा प्रश्न है प्रगीत काव्य में किसकी प्रधानता होती है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। संगीतात्मकता की प्रधानता होती है प्रगीत काव्य में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, प्रगीत काव्य में संगीतात्मकता का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, प्रगीत में अंतर जगत, ध्यान से सुने, प्रगीत में अंतर जगत का स्वाभाविक रागात्मक स्फुरण होता है। ठीक है, कैसा स्फुरण? स्वाभाविक रागात्मक। ठीक, अतः संगीतात्मकता एक आवश्यक तत्व माना गया है। ठीक है, प्रगीत काव्य की तात्विक विवेचना आधुनिक युग में हुई। कब हुई? आधुनिक युग में हुई। क्या? प्रगीत काव्य की तात्विक विवेचना। ठीक है, आलोचना शास्त्रियों ने, ध्यान से सुने, आलोचना शास्त्रियों ने प्रगीत के 6 मुख्य तत्व बताए हैं। कौन कौन से? ध्यान से देखें। संगीतात्मकता, आत्माभिव्यक्ति, रागात्मक अनुभूति, पूरा है रागात्मक अनुभूति का समत्व, जीवन के एक अंश का चित्रण, भावाभिव्यंजना और संक्षिप्तता आदि। ठीक है, तो एक बार फिर से सुने, ध्यान दें। आलोचना शास्त्रियों ने प्रगीत के 6 मुख्य तत्व कौन कौन से? संगीतात्मकता, आत्माभिव्यक्ति, रागात्मक अनुभूति का समत्व, जीवन के एक अंश का चित्रण, भावाभिव्यंजना और संक्षिप्तता। ठीक है, संक्षिप्तता निर्धारित किए हैं। तो ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रगीत के कितने तत्व हैं, तो आप बताएंगे मुख्य तत्व 6 हैं। ठीक है, और 6 की 6 आपके सामने हैं। आप चाहें तो वीडियो रिपीट करके देख लें। अगला प्रश्न है, गौर करें, चंपू के 2 भेद कौन से हैं? पहली बात तो चंपू के 2 भेद हैं। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। विरुद्ध और करम्बक। विरुद्ध और करम्बक। ठीक है, याद रखें, चंपू के 2 भेद हैं। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। सामान्य तौर पर काव्य के 2 भेद हैं। कौन कौन से? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य से क्या अभिप्राय है? जिसका अभिनय किया जा सके, जैसे नाटक, रूपक इत्यादि। वे क्या होता है? वह दृश्य काव्य होता है। ठीक है, यानी जिसका अभिनय किया जा सके। और श्रव्य काव्य जिसका अभिनय ना हो सके, यानी जिसे पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाए, वह श्रव्य काव्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं। अब बात आती है श्रव्य काव्य के भेदों की, तो इसके भी 3 भेद हैं। कौन कौन से? ध्यान दें, पद्य, गद्य और चंपू। कौन कौन से? पद्य, गद्य और चंपू। पद्य से क्या अभिप्राय है? छंद में रचित होते हैं। पद्य छंद में रचित होते हैं। क्या? पद्य। और गद्य छंद रहित होते हैं। ठीक है, छंद रहित होते हैं गद्य। और चंपू कैसे होते हैं? तो गद्य और पद्य में काव्य को चंपू काव्य कहते हैं, यानी गद्य भी होता है और पद्य भी होता है। ठीक है, दोनों के संयुक्त रूप को चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से श्रव्य काव्य के 3 भेद हैं, पद्य, गद्य, चंपू। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों, पद्य काव्य की 2 शैलियां हैं। कितनी शैलियां? अब शैलियों की बात हो रही है, तो 2 शैलियां हैं पद्य काव्य की। एक है प्रबंध काव्य तथा मुक्तक या निर्बंध शैली। क्या क्या? प्रबंध काव्य तथा मुक्तक या निर्बंध शैली। प्रबंध काव्य के 3 उपभेद होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें,
इनके प्रबंध काव्य के 3 उपभेद कौन कौन से, ध्यान दें, महाकाव्य, खंड काव्य तथा एकार्थ और मुक्तक काव्य। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्रबंध काव्य के 3 उपभेद हैं। ठीक है, हम प्रश्न आता है कि बताइए कि कौन सा खंड काव्य है, बताइए कि कौन सा प्रबंध काव्य है। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये समझें कि प्रबंध काव्य के ही अंतर्गत आता है महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य या एकार्थ। ठीक है, तो ध्यान दें प्रबंध काव्य के 3 उपभेद महाकाव्य, खंड काव्य तथा एकार्थ और मुक्तक काव्य हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मुक्तक काव्य के 2 उपभेद हैं। अब मुक्तक काव्य के भी 2 उपभेद होते हैं, कौन कौन से, एक होता है पाठ्य और एक होता है गेय। कौन सा, पाठ्य तथा गेय, ये 2 उपभेद हैं किसके, मुक्तक काव्य के। ठीक है, अब बात करते हैं चंपू दृश्य नहीं किंतु श्रव्य ही होता है। अब बात करें अगर चंपू काव्य की तो यह दृश्य काव्य नहीं होता, यह केवल श्रव्य काव्य ही होता है। ठीक है, जिसे सुना जा सके। ठीक, मिश्र होने से ही, ध्यान से सुनना, मिश्र होने से ही दृश्य काव्य चंपू नहीं होता, क्योंकि यह गद्य पद्य का मिश्रित रूप है, इसी कारण से यह दृश्य काव्य नहीं होता। ठीक है, दृश्य काव्य चंपू नहीं होता। ठीक, गद्य पद्यमयी राज स्तुति को विरुद्ध तथा अनेक भाषाओं से निर्मित काव्य को करम्बक कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना, गद्य पद्यमयी राज स्तुति को विरुद्ध कहते हैं। ठीक है, तथा अनेक भाषाओं से निर्मित काव्य को क्या कहते हैं, करम्बक कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान से सुने, गद्य पद्यमयी राज स्तुति को, यानी गद्य और पद्य में रचना जो काव्य होता है उसे विरुद्ध कहते हैं, और अनेक भाषाओं से निर्मित होकर जो काव्य हमारे सामने आता है उसे कहते हैं करम्बक। ठीक है, तो याद रखेंगे, अच्छी व्याख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है। ठीक है, एक बार देखते हैं फिर से प्रश्न को, तो गौर करें दोस्तों, चंपू के कितने भेद होते हैं, तो चंपू के 2 भेद होते हैं, हमने पढ़ा ऑप्शन डी, विरुद्ध और करम्बक। ठीक है, विरुद्ध और करम्बक। अब समझ में आ गया होगा कि विरुद्ध कैसा भेद है और करम्बक कैसा है। ठीक है, ये गद्य पद्य में राज स्तुति में से प्रस्तुत होता है और करम्बक अनेक भाषाओं से निर्मित काव्य को कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करें, कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन से हैं, तो ऑप्शन डी, विद्यापति। कालक्रम की दृष्टि से विद्यापति सबसे पुराने कवि हैं। ठीक है, आदिकालीन कवि हैं विद्यापति। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करें दोस्तों, विद्यापति ठाकुर का क्या नाम है, इनका पूरा, विद्यापति ठाकुर। इनका जन्म 1380 ईस्वी में, कब, 1380 ईस्वी में, यानी 14वीं शताब्दी। ठीक है, ग्राम विस्पी, गांव का नाम है विस्पी, मधुबनी बिहार में, तथा अच्छा सॉरी, एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनना। ये कह रहे हैं कि विद्यापति ठाकुर का जन्म 1380 ईस्वी में ग्राम विस्पी, मधुबनी बिहार में हुआ था। ठीक है, और अगर इनके निधन की बात करें तो 1460 ईस्वी में हुआ था, कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, ध्यान दें, जन्म की बात हो तो विस्पी, ठीक है, और विस्पी मधुबनी। ठीक, और अगर क्या बोलते निधन की बात हो तो बिहार में। खैर, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये सभी जगह बिहार में ही हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखें। ठीक, तो 1380 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखें। फिर है बिहारी लाल, कवि बिहारी लाल। ठीक है, ध्यान से सुनना, कवि बिहारी लाल, इनका जन्म 1595 ईस्वी में बसुआ गोविंदपुर जो कि ग्वालियर में है, कहाँ पर, ग्वालियर में है, वहाँ हुआ था। ठीक है, तो बसुआ
गोविंदपुर ग्वालियर स्थित बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था, यानी 16वीं शताब्दी। ठीक है, तथा निधन और इनकी मृत्यु दोस्तों 1663 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1663 ईस्वी में। ठीक है, हुई थी। सूरदास जी की अगर हम बात करें तो सूरदास का जन्म 1483 ईस्वी में, लगभग 15वीं शताब्दी, लगभग नहीं 15वीं ही शताब्दी है, तो 1483 ईस्वी में जन्म हुआ। और निधन की बात करें तो 1573 ईस्वी में हुआ था। निधन 1573 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में। कब? 1532 ईस्वी में ग्राम राजापुर, जिला बांदा, ठीक है, जो कि अब जिला चित्रकूट है, इसमें हुआ था। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी यानी 16वीं शताब्दी, इसमें कौन से गांव में? राजापुर, जिला बांदा। ठीक है, जो कि अब जिला क्या है? चित्रकूट है। ठीक है, इसमें हुआ था। और अगर इनके निधन की बात करें तो 1623 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1623 ईस्वी। ठीक, कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि अगर देखें तो विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति हैं। तो दोस्तों ये तो व्याख्या है DSSB के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि हर किताब में कवियों के जन्म काल को लेकर अलग अलग समय दिया गया है। ठीक है, तो कम से कम आप एक बार वीडियो तो देख ही लें, साथ में अगर आपके पास 1-2 पुस्तक एक्स्ट्रा हो तो उनमें भी इनका समय देख लें। ये 4-5 कवि जो इस व्याख्या में बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनका समय तो आपको पता होना ही चाहिए। प्रश्न इनसे जरूर बनता है दोस्तों। ये 4-5 कवि और इनकी रचनाओं को अच्छे से कर लें। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये सभी रचनाकार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न की व्याख्या पर। ध्यान दें, हिंदी जाति की अवधारणा डॉक्टर रामविलास शर्मा की एक मौलिक अवधारणा है। ठीक है, हिंदी जाति की अवधारणा डॉक्टर रामविलास शर्मा की एक मौलिक अवधारणा है। उनकी सभी स्थापनाओं में से यह स्थापना सर्वाधिक विवादग्रस्त रही है। ठीक है, तो ध्यान रहे, एक अवधारणा है रामविलास शर्मा जी की जो कि मौलिक है, जिसका नाम है हिंदी जाति की अवधारणा। ये उनकी सबसे ज्यादा विवादग्रस्त अवधारणा रही है। अपनी इस स्थापना में वे जाति शब्द का प्रयोग नेशन यानी राष्ट्र के अर्थ में करते हैं। किसके अर्थ में? नेशन यानी राष्ट्र के अर्थ में करते हैं। इस अर्थ में जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद कार्तिक प्रसाद व महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी किया, जिसकी चर्चा करते हुए रामविलास जी लिखते हैं क्या? ध्यान दें, ध्यान से सुनना जरा। कार्तिक प्रसाद व महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी जाति शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, राष्ट्र के अर्थ में, जिसकी चर्चा करते हुए रामविलास जी लिखते हैं, हिंदी में तथा भारत की अन्य भाषाओं में जाति शब्द पेशेवर बिरादरी यानी कास्ट, नस्ल यानी रेस और कौम यानी नेशनलिटी के लिए प्रयुक्त होता रहा है। एक बार फिर से सुने, रामविलास जी लिखते हैं, हिंदी में तथा भारत की अन्य भाषाओं में जाति शब्द पेशेवर बिरादरी, अब ध्यान से सुनना, जाति शब्द कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो गौर करें, जाति शब्द पेशेवर बिरादरी यानी कास्ट के लिए, नस्ल यानी रेस के लिए और कौम यानी कि नेशनलिटी के लिए प्रयुक्त होता रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे की व्याख्या।
अच्छा ध्यान से सुन ले, कौम के लिए उसका प्रयोग अपेक्षाकृत नया नहीं है। ठीक है, कौम के लिए उसका प्रयोग अपेक्षाकृत नया नहीं है। ठीक है, देखते हैं आगे व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जातीय संगीत नामक निबंध में प्रदेशगत जाति के संगीत की चर्चा की थी। ध्यान से सुनना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जातीय संगीत नामक निबंध में प्रदेशगत जाति के संगीत की चर्चा की थी, किसी पेशेवर बिरादरी के संगीत की नहीं। ठीक है, ये बात याद रखें। श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित जनवरी 1902 की सरस्वती में कार्तिक प्रसाद के लेख का शीर्षक था, क्या शीर्षक था? महाराष्ट्रीय जाति का अभ्युदय। ठीक है, एक बार फिर से सुने। श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित जनवरी 1902 की सरस्वती में, ठीक है, सरस्वती क्या है? पत्रिका है। ठीक है, इस पत्रिका में कार्तिक प्रसाद के लेख का शीर्षक था। तो इस पत्रिका में यानी सरस्वती पत्रिका में जिस समय श्याम सुंदर दास जी इसका संपादन कर रहे थे, उस समय कार्तिक प्रसाद जी का एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था, क्या था? महाराष्ट्रीय जाति का अभ्युदय। ठीक है, जाति और साहित्य, ध्यान से सुनना, जाति और साहित्य के संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वर्ष 1923 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के कानपुर अधिवेशन में कहा था। क्या कहा था? अब ध्यान से सुनेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वर्ष 1923 में जाति और साहित्य के संबंध में हिंदी साहित्य सम्मेलन के कानपुर अधिवेशन में एक बात कही। उन्होंने कहा दोस्तों, जिस जाति विशेष में, ध्यान से सुने, जिस जाति विशेष में साहित्य का अभाव या उसकी न्यूनता आपको दिखाई पड़े, जिस जाति विशेष में साहित्य का अभाव या उसकी न्यूनता आपको दिखाई पड़े, आप ये निश्चित समझिए कि वह जाति असभ्य किंवा अपूर्ण सभ्य है। वह जाति कैसी है? असभ्य किंवा अपूर्ण सभ्य है। ठीक है, यह शब्द थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, पर आप समझ लें। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, जिस जाति की, ध्यान से सुनेंगे, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। कब कहा? 1923 में। कहाँ कहा? तो कानपुर अधिवेशन में, जब साहित्य सम्मेलन हो रहा था। ठीक है, साहित्य सम्मेलन के कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। अतः स्पष्ट है कि हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। ठीक है, तो ध्यान रखें, हिंदी आलोचना में सबसे पहले जातीय शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय अर्थ में किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, अच्छी व्याख्या है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, रूपकों का बादशाह किसका? रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। बच्चन सिंह अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसमें लिखते हैं कि रूपकों के बादशाह गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, किसने कहा? बच्चन सिंह जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में तुलसीदास जी को क्या कहा है? रूपकों का बादशाह कहा है। ठीक है, रूपक सादृश्य मूलक होता है। रूपक कैसा होता है? सादृश्य मूलक होता है, पर इसमें विसादृश्य भी होता है। विसादृश्य पर सादृश्य के आरोप में कल्पना की आवश्यकता के साथ अवधारणा की जरूरत होती है।
ठीक है, एक बार फिर से सुने। विसादृश्य पर सादृश्य के आरोप में कल्पना की आवश्यकता के साथ अवधारणा की जरूरत होती है। अवधारणा विसादृश्य में निहित होती है। किसमें? विसादृश्य में निहित होती है। इसके लिए मानस के अयोध्या कांड का, मानस यानी रामचरितमानस के अयोध्या कांड का कैकई रोष तरंगिनी ठाड़ी, ध्यान से सुनना, कैकई रोष तरंगिनी ठाड़ी और कवितावली के लंकादाह के रूपक देखे जा सकते हैं। कवितावली के लंकादाह के रूपक देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न था हमारा कि रूपकों का बादशाह किसे कहा गया है। तो ध्यान रखें, बच्चन सिंह जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में गोस्वामी तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा है। ठीक है, ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई थी, जिसके टीकाकार कौन है। तो ऑप्शन बी आनंदी लाल शर्मा जी। आनंदी लाल शर्मा जी ने बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन बी उत्तर है, आनंदी लाल शर्मा। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी में टीका आनंदी लाल शर्मा ने लिखी। किसने? आनंदी लाल शर्मा ने लिखी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान दें। सुरती मिश्र ने बिहारी सतसई पर टीका लिखी है। किस नाम से? अमर चंद्रिका नाम से सुरती मिश्र जी ने बिहारी सतसई पर टीका लिखी है, तथा लल्लू लाल जी ने लाल चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई पर टीका लिखी है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी 3-4 टीकाएं हो गई। सबसे पहले आनंदी लाल शर्मा, इन्होंने फिरंगे सतसई लिखी, फिर सुरती मिश्र, इन्होंने अमर चंद्रिका लिखी, फिर लल्लू लाल जी, इन्होंने लाल चंद्रिका लिखी। और ये सभी क्या हैं? तो ये सभी टीकाएं हैं। किसकी? बिहारी सतसई की। और बिहारी सतसई किसका एकमात्र ग्रंथ है? तो ध्यान रहे, कवि बिहारी लाल का। ठीक है, एक ही ग्रंथ से वह क्या हो गए थे? अमर हो गए थे हिंदी साहित्य जगत में। ठीक है, कहा भी जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। ठीक है, ये उन्हीं के सतसई के लिए कहा गया है। किसकी? बिहारी सतसई के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गौर करें। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिये को सूल। कविता किस पत्र में छपी थी? तो पहली बात तो ध्यान दें, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि किस पत्र में छपी थी। कितना जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन बी हिंदी प्रदीप पत्र में, हिंदी प्रदीप में छपी थी ये कविता। कौन सी? निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिये को सूल। यानी कि अपनी भाषा ज्ञान के क्या होता है कि हम उन्नति नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह का कुछ अर्थ है इसका। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करेंगे जरा व्याख्या पर। उपर्युक्त कविता हिंदी प्रदीप में छपी थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी अर्थात हिंदी प्रदीप माना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, इसमें सिवा का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी शिवा का अर्थ है शिवाजी। ठीक है, तो शिवाजी और छत्रसाल।
ठीक है, इनके यहाँ कवि थे कौन, दरबारी कवि थे कविराज भूषण। ठीक है, तो ये उन्हीं की पंक्ति है। शिवा को बखानू की बखानो छत्रसाल को, मतलब किसका बखान करूं, शिवाजी महाराज का या फिर छत्रसाल का। ठीक है, तो शिवा का अर्थ है शिवाजी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। अगला प्रश्न है, प्रश्न की व्याख्या है पिछले प्रश्न की। ध्यान दें, चित्रकूट के सोलंकी राजा, चित्रकूट, ठीक है, यहाँ के एक सोलंकी राजा थे रुद्र। इन्होंने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चित्रकूट के एक सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। ठीक है, ध्यान से सुने, ये कई राजाओं के आश्रय में रहे थे। कहा जाता है कि भूषण शिवाजी के यहाँ कुछ दिनों तक रहकर अपने घर लौटते समय महाराजा छत्रसाल के दरबार में गए। ठीक है, तो कवि भूषण शिवाजी के यहाँ भी रहे और कुछ दिन महाराज छत्रसाल के दरबार में भी रहे। इन्हें शिवाजी का राजकवि समझकर महाराज छत्रसाल ने इनका बड़ा आदर किया था। ठीक है, और जब ये छत्रसाल के यहाँ पहुंचे दरबार में, तो इन्होंने क्या समझा कि जो कवि भूषण है ये क्या है, ये इनके राजकवि हैं, किसके, शिवाजी के। तो इस वजह से इनका बड़ा सम्मान किया गया दोस्तों। ठीक, कवि भूषण का किसके दरबार में, महाराज छत्रसाल के दरबार में। और यथोचित सम्मान करने के लिए विदा करते समय और सम्मान करने के बाद जब इनकी विदाई की गई, तो विदा करते समय इनकी पालकी को कंधा लगाया किसने, महाराज छत्रसाल ने। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। कोई कहीं का अगर महाराज है, वो अगर किसी कवि की पालकी को कंधा लगा रहा है, तो इट मीन्स ये बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो कितना आदर किया होगा सोचो आप खुद। ठीक है, तो भूषण यह देखकर, ध्यान से सुने, भूषण उनके तरफ से, किसकी, छत्रसाल की तरफ से अपने लिए यह सम्मान देखकर पालकी से कूद पड़े और उनकी प्रशंसा में लिखा, उन्होंने क्या लिखा, शिवा को बखानू की बखानू छत्रसाल को। ठीक है, उन्होंने एक कवित्व पढ़ा उनकी प्रशंसा में, किसकी, छत्रसाल की। उन्होंने लिखा कि शिवा को बखानू की बखानू छत्रसाल को, ये कवित्व पढ़ा। ठीक, स्पष्ट है कि यहाँ शिवा का अर्थ क्या है, शिवाजी है। ठीक है, शिवा का अर्थ क्या है, शिवाजी है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवि भूषण के लिए या तो सीधी सीधी उनकी रचनाएं पूछ ली जाती है। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि कवि भूषण कैसे कवि हैं, तो औजता के और वीरता के कवि हैं। ठीक है, वीर रस की प्रधानता है इनके काव्य में। ठीक, और सबसे बड़ी बात, ये किसके दरबार में थे, तो आपको ये याद रखना है कि शिवाजी महाराज और महाराज छत्रसाल। और उपाधि याद रखें कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें भूषण से कवि भूषण की उपाधि दी थी। ठीक है, और ये लाइन भी आप जरूर याद रखें, यही एकमात्र इनका दोहा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कवित्व पूछा जाता है। क्या है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ठीक है, इंटरनेट पर देख लें या अपनी पुस्तकों में देख लें, पूरा एक बार आप कवित्व पढ़ लें। ठीक है, गौर करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यदि प्रेम स्वप्न है तथा तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है। ऑप्शन सी, कविता क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। कविता क्या है, उससे ली गई पंक्तियां हैं। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति चिंतामणि, जो कि एक निबंध संग्रह है, इसके द्वितीय निबंध कविता क्या है। ठीक है, तो ये निबंध किसमें संकलित है, तो ध्यान रखें, चिंतामणि निबंध संग्रह में। ठीक, दूसरा निबंध है ये उनका, कविता क्या है, तो इससे ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा क्या है, जागरण है, यह पंक्ति उद्धृत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कविता क्या है निबंध में।
किसका निबंध है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और इन्हीं का निबंध संग्रह है चिंतामणि, ये भी याद रखें। तो प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।